हमने बात की प्लांट बेस्ड जो टॉक्सिन थे, आज हम बात करेंगे एनिमल बेस्ड जो टॉक्सिन्स है ना, कि जो एनिमल सोर्सेज से एंटर होते हैं हमारे फूड के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि शुरू से ही इंसान की जो डिपेंडेंसी है वो रही है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फूड। तो उस हवाले से जो है न्यूमरस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स यूज्ड फॉर फूड, और इसमें ये हुआ कि जो इंसान की रिक्वायरमेंट को जिन्होंने पूरा किया, उसको फिर फर्दर जो है ना उनकी डोमेस्टिकेशन की गई, मतलब उनको खुद पाला गया। जैसे आजकल देखा होगा आपने काउज, बफलो, डंकी, हॉर्स और सारे कुछ, कि जो इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदा देते हैं, और उनमें भी फर्दर जो उनकी स्पीशी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई। ठीक है, कि उनमें से जो सबसे अच्छी जो ब्रीड थी, उनको सेपरेट करके उनको फिर फर्दर उनकी रिप्रोडक्शन करवाएगी और उनसे जो अच्छी ब्रीड को हासिल किया गया है। तो अब तो खैर इससे भी एडवांस चला गया है इंसान, के जिसमें हम जीन को सिलेक्ट करते हैं और जीन को आइसोलेट करके उनको हम यूज़ करते हुए हम ऐसी ब्रीड बना लेते हैं कि जिसमें यील्ड ज़्यादा होती है। तो पहले मजबूरी थी इंसान की कि वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करता था, कि जो अच्छे होते थे ब्रीड वाले या अच्छी स्पीशी होती थी, यानी कि अगर 10 जानवर हैं उनमें से 2 जानवर जो है ना वो अच्छा दूध दे रहे हैं या अच्छा गोश्त दे रहे हैं, उनको फिर उसमें से सिलेक्ट करके उनकी फिर सेपरेटली ब्रीडिंग करवाई जाती थी। ठीक है, और उससे फिर जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें ज़्यादातर अच्छी जो ब्रीड मिल रही थी इंसान को। लेकिन उसमें भी रिजल्ट जो थे वो 100% नहीं होते थे। उसमें कुछ चांसेस होते थे कि अच्छी भी हो सकती है या कम अच्छी हो सकती है। तो लेकिन उस चीज़ को अब फर्दर जो इंसान ने थ्रू क्या लेंगे जीन मैनिपुलेशन और इसके अलावा जो क्लोनिंग आ गई है लेटेस्ट टेक्निक, अब खैर लेटेस्ट तो नहीं हुई है। क्लोनिंग में आप उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ एनी गैमीट्स, और उसमें म्यूटेशन नहीं होती, और इसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना वो बिल्कुल आपकी सेम होती है कैरेक्टर की। तो उस वाले से सिलेक्टिव ब्रीडिंग पहले थी, डोमेस्टिकेशन थी, significantly reduced number for food purposes to very few men heavily depend on them. सो अब अगर देखा जाए तो इंसान के जो जिन पे वो डिपेंड करता है, वो तकरीबन 50 के करीब डिफरेंट एनिमल्स हैं, जिससे कि आपको क्या मैंने काऊ, बफलो है ना, उनको यूज करता है फॉर इट्स ओन यूज। तो मेजर सप्लाई ऑफ मीट जो है ना वो 7 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें वो कैटल हैं, बफलो है, पोल्ट्री है, लैम, गोट, कैमल, हॉर्स, ये सारे कुछ आते हैं, और इन्हीं के अंदर इंसान जो है ना फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है। और सेवरल वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, रेंडियर, लामा है, मैरीन एनिमल्स है, प्रोवाइड मसल फूड टू मीट ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो ये सारे सारे जो ना फ्लैश या गोश्त करने के लिए हम यूज करते हैं। सो फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन हेल्ड इन हाई एस्टीम, वैल्यूएबल न्यूट्रिशन कंटेंट है एंड देयर सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। प्लांट्स में बाजवा होता है कि ना कुछ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं, और एक बात और भी है कि प्लांट्स से जो हम हासिल करते हैं फूड, उनकी जो होती है ना कंपोजिशन या केमिस्ट्री होती है हमारी बॉडी से मैच नहीं करती। जिसे देखा होगा आपने कि अगर हम मिसाल लेते हैं प्रोटीन की ही, तो अगर आप प्लांट से लेते हैं प्रोटीन तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। जबकि जो एनिमल प्रोटीन होती है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी केमिस्ट्री के मैच करती है, और उसमें आपको फर्दर मेटाबॉलिक स्टेप्स नहीं लेने पड़ते जिससे वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब करवा सकें। इसके अलावा अगर आप प्लांट सोर्स से लेते हैं आयरन, ठीक है,
तो वो नॉन हीम फॉर्म में होता है। मतलब ये कहने का कि उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको मेटाबोलाइज करना पड़ता है इनटू हीम आयरन बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट से आप आयरन की सोर्स लेते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आप एनिमल सोर्सेज से लेते हैं तो उसमें हीम आयरन होता है, और हीम आयरन जो है ना वो ज़्यादा रेडिली एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी को फर्दर उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता या उसको फर्दर मेटाबलाइज नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा स्टेप्स के अंदर, जिसकी वजह से हमेशा जो जो एनिमल सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के वाले से, मैक्रो हो गए माइक्रो हो गए, दोनों वाले से जो है ना वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल उनकी। और इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से भी है कि बहुत से जो लोग हैं उनका डिपेंड ही इसी पे होता है। अगर आप अंटार्कटिका में और इस तरह के बाकी साइबेरियन जो एरियाज में चले हैं तो वहाँ पे प्लांट्स तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे टोटली डिपेंडेंसी इनकी ना एनिमल्स पे ही होती है, और वहाँ पे वो ना तो क्रॉप्स वगैरह कर सकते हैं, तो फिर वो ज़्यादातर उनका जो डिपेंडेंसी है वो इनके मिल्क पे, इनके फ्लैश पे होता है। Then poor families intake of animal proteins usually below optimum level. अब चूंकि एनिमल जो ओरिजिन से आपकी जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, कंपेयर आप कर सकते हैं। अगर दालों को देखें, दालें सस्ती होती हैं, गोश्त महंगा होता है आजकल, तो वैसे ही चिकन काफ़ी महंगा रहा है, 400 से अबव चलता रहा है, लेकिन अभी कुछ ये वापस आया है। कुछ इसमें प्रॉब्लम भी आई है, गर्मी के मौसम में वैसे भी इसकी जो डेथ रेट बढ़ जाता है, और साथ ही कुछ सोशल मीडिया को भी लोगों ने यूटिलाइज करते हुए इसमें काफ़ी ज़रा कहा जी कि इसको अभी फिलवक्त एक माह के लिए यूज़ ना किया जाए, प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर। तो लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो आपकी प्लांट सोर्सेज हैं वो सस्ती सोर्सेज होती हैं, और एनिमल सोर्सेज जो है ना थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। इसलिए जो पुअर फैमिलीज होती हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो एनिमल प्रोटीन्स को यूज़ कम करते हैं, और इसीलिए उनमें उनके खासतौर पर बच्चों के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो प्रोटीन मेल एनर्जी न्यूट्रिशन के हवाले से होता है प्रॉब्लम। तो रिच पीपल कंजम्पशन ऑफन फार अबव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ये कह लें प्रॉब्लम होता है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, दोनों सूरतों में प्रोटीन का जो वो इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आप कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपका जो मसल मास नहीं डेवलप होता है, आपकी जो बेसिक जो मेटाबॉलिज्म के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोटीन की, आपको पता है जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी में जो कह लें कि कैटलिस्ट होती हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी जीआई ट्रैक के अंदर जो आपकी इंटरनल लाइनिंग है वो रेगुलर बेसिस पर रिप्लेस होती है, आपकी हेयर, आपके नेल्स, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों में आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन की एक कंसिस्टेंट सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। उसके लिए आप प्रोटीन रिक्वायर करते हैं। तो अगर आपको मिनिमम जो लेवल ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता तो उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे बच्चों में ख्वाशिखोर है और मेरास्मस है, ऐसा चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, आमतौर पे हम कहते हैं जी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है ना आप इसको लेते हैं, ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे तो उसको अगर आपकी डिपेंड करती है आपकी जो है ना बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप एक्टिव हैं, ओवर एक्टिव हैं, तो फिर आपकी जो डेली इनटेक है वो 4 ग्राम पर की जो बॉडी वेट भी जा सकती है। यानी कि जितना आपका बॉडी वेट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी बन जाती है मतलब ये वेरी करते हैं ना। 0.8 इज दी मिनिमम लेवल। 0.8 से कम लेंगे तो उससे बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, ठीक है ना। तो 0.8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप अपने बॉडी वेट के साथ तो वो आपकी एक दिन की प्रोटीन इनटेक बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें आपके मसल्स की वियर एंड टियर जो है उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन रिक्वायर होगा। तो लेकिन जो बंदे अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं, मतलब अगर तो स्पोर्ट्समैन है उनमें तो प्रोटीन जो है ना वो जो आप लेंगे वो डिजेस्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। और
इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, मेन बात के प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है कि वो उस वक्त तक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आप उसको यूज नहीं करते या आपकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में प्रोटीन का टर्नओवर ज़्यादा है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा प्रोटीन भी खा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बताया मैंने कि 4 ग्राम पर की जो बॉडी वेट, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा होगा, आपके मसल डेवलप होंगे। जैसे देखा होगा जितने भी आपके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके मसल बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, आम बंदे के मसल वैसे नहीं होते। तो वजह क्या होती है कि वो मसल्स को यूटिलाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वियर एंड टियर होती है, तो मसल्स को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। तो जब वो मसल्स को रिपेयर करती है बॉडी, तो उनका साइज जो है ना वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो उनके जो मसल होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं आम बंदे के। लेकिन अगर एक आम बंदा जो है, जो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा और एक्टिव लाइफस्टाइल भी उसका नहीं है और वो प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बेतहाशा खा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है जी कि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उल्टा क्या होगा कि बॉडी उसको मेटाबोलाइज करती है इनटू इट्स मेटाबोलाइट्स, जो कि आपका यूरिया और यूरिक एसिड होता है। और आपने आमतौर पर देखा होगा कुछ लोगों के अंदर, अक्सर लोगों के अंदर बल्कि प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं जी हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, ठीक है ना। उनके जॉइंट्स में पेन होती है, मसल्स में पेन होती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है आपके टांगों में। तो जब यूरिया और यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके दो चीज़ें बहुत काम कर रही होती हैं, जो है लिवर है और किडनी है। तो जितना ज़्यादा यूरिक एसिड, यानी कि ये मेटाबॉलाइट्स हैं जिनकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उसको बॉडी निकाल देती है बाहर, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी उसके मेटाबॉलाइट्स में। तो उसमें लिवर को बहुत सारा काम करना पड़ता है। लिवर फिर क्या करेगा कि प्रोटीन को मेटाबॉलाइज़ करती है इनटू इट्स मेटाबॉलाइट्स। वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि इसको दूसरी सोर्सेज में कन्वर्ट कर दें। मतलब ये ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए या इसको फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन वो बॉडी की जो कैपेसिटी ना वो लिमिटेड होती है, वो कम होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और बॉडी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि उसको वो जल्दी कन्वर्ट कर सके, क्योंकि बॉडी हमारी हमेशा एक्सट्रीम इकोनॉमी में काम करती है, ठीक है ना। मतलब हमेशा वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर सेव की जाएँ चीज़ें, ज़ाया ना की जाएँ। लेकिन अगर आपकी इनपुट ज़्यादा हैं और बॉडी के रिसोर्सेज ज़रा लिमिटेड हैं, तो फिर मजबूरन बॉडी को उसको अपने अंदर से निकालना पड़ता है। और उसके लिए फिर आपके लिवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो लिवर है आपका ओवर बर्डन हो जाता है, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है और इसकी वजह से फिर सबसे पहले आपका लिवर वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और सेकंड जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो आती है किडनी के ऊपर, क्योंकि जो आपका यूरिया है, यानी कि यूरिक एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसको किडनी के थ्रू निकालना पड़ता है बाहर, ठीक है। तो इस काम के लिए किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है, ठीक है। तो उस हवाले से लिवर और किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो लिवर है और किडनी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर बच्चे जो ये जिम जाते हैं, जिम को जॉइन करते हैं, तो वो एक्सरसाइज तो उतनी नहीं करते जितनी कि वो प्रोटीन की इनपुट्स लेना शुरू करते हैं। दूसरों को देख के, दूसरों को कॉपी करके वो कहते हैं शायद हम प्रोटीन का यूज़ ज़रा करेंगे तो मसल डेवलप होंगे, ऐसा नहीं बल्कि यूटिलाइज़ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो फिर उन बच्चों में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि उनमें ये लिवर का इश्यू आना शुरू होता है और किडनी का इश्यू भी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ कि जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन का, उन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मतलब उनमें कैल्शियम लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आपके मेटाबोलाइट्स बनते हैं इसके प्रोटीन के, वो एसिडिक इन नेचर हैं और उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपकी बोन्स में से कैल्शियम को यूज़ किया जाता है फॉर बफरिंग। तो इसीलिए जितना प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लॉसेस भी ज़्यादा होते चले जाएँगे।
इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस डाइट ली जाए और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपनी डाइट को लेना शुरू कर दें। ये एनिमल सोर्स प्रोटीन के लिए है। हाँ जी, एनिमल सोर्स। मतलब कि कैल्शियम लॉसेस होते हैं ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप क्वेश्चन आपको सर मतलब कि एनिमल सोर्सेज प्रोटीन। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही जी। सर जो एनिमल सोर्सेज प्रोटीन है उससे ज्यादा इंटेक करने की वजह से कैल्शियम लॉसेस ज्यादा होते हैं। दोनों दूसरे तो नहीं ना होते, दूसरी दोनों सूरतों में। दोनों। हाँ जी, अगर आप प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, वो भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हैं तो उससे भी वही वाला इशू आएगा। वो प्रोटीन तो प्रोटीन ही है ना, ठीक है ना। हाँ ये है कि वो प्लांट्स के वैसे ही कम अब्जॉर्ब होते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी उनकी 40-50% होती है। एनिमल जो सोर्सेज लेते हैं उसकी 70% होती है, एग की है 95% तकरीबन, तो एग वाइट जो होती है। तो इनके प्रोटीन जो भी आप लेंगे ना, उनको इनटेक करने से आपके अंदर जो है ना वो कैल्शियम की डिप्लीशन होती है, ठीक है ना। मतलब ये कब होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी कब होती है कि जिस वक्त उसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ठीक है ना। मेटाबोलाइट्स कौन से बन रहे हैं, यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप मसल्स को यूज कर रहे हैं, मसल्स आपके वियर एंड टियर हो रही है, बॉडी में रिपेयर चाहिए, उसके लिए आप जितना वो प्रोटीन खा लेंगे तो वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होएगा, ठीक है ना। उसमें मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे। तो मसला तब आता है कि जब उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं कि जो एसिडिक होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करें। ओके सर। तो अंडर नरिश जो है ना लोग अगर होते हैं, जैसे बच्चों में होता है ख्वाशिखोर का मसला होता है, ठीक है ना, तो वो प्रोटीन कम होने की वजह से उनके मसल वीक हो जाते हैं, तो वो चलने फिरने से हो जाते हैं लाचार। तो those consuming diet excessively high in protein may experience increased calcium losses, ये भी आपको बता दिया मैंने आपको। undue strain on regulatory mechanisms in such organs as liver and kidney with possible ill effects, ठीक है। animals contain no intrinsic chemicals that have harmful effects, ठीक है ना। यानी एनिमल्स के अंदर जो ना आमतौर पे कोई ऐसा इंट्रिंसिक मैंने बताया था, बल्कि उनके अंदर जो हम ले रहे होते हैं ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री से मैच करते हैं, हमें ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो टॉक्सिसिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स फूड जो ना ड्यू टू एनिमल्स फीडिंग ऑन राशंस दैट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि अगर वो कोई फीड ऐसी ले रहे हैं जिनके अंदर टॉक्सिन, जैसे आजकल वो एफ्लाटॉक्सिन्स की बड़ी इशू आता रहा है कि वो दूध के अंदर आता है, उनके गोश्त में आता है, ठीक है ना। तो अगर वो जानवर जो है उसको आप फीड दे रहे हैं जिसमें एफ्लाटॉक्सिन, ये बेसिकली फंगस प्रोड्यूस करती है। ऐसा चारा कि जो गीला हो जाता है ना, गीला हो जाए, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, उसमें ना एक खास किस्म की जो फंगस है वो ग्रो करती है और वो ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इसलिए आमतौर पे अब ना कोशिश की जाती है कि इसको ना जो सर्टिफाइड जो ना वो कंपनी जो बनाती हैं चारा वगैरह ना वो दिया जाए। आमतौर पे जितने भी कमर्शियल लेवल पे जो ये दूध बनाने वाली, जो दूध प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, नेस्ले होगी, बाकी होगी हैं, और इस तरह से जो मीट की इंडस्ट्रीज हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो जो 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 एनिमल्स हैं उनको सर्टिफाइड कंपनीज का बना हुआ वो जो चारा दिया जाए, फॉडर दिया जाए। तो अगर हम देते हैं ऐसा चारा कि जो ओपन मतलब खेतों से लेके आ रहे हैं, तो उसमें इस तरह का इशू होता है एरोटॉक्सिन्स का, और उसकी वजह से फिर आपकी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। फॉरेन कंट्रीज में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अगर एफ्लाटॉक्सिन्स आ जाते हैं, ज़रा भी 1% भी आ जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है और उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इससे के ऊपर काफ़ी ज़रा जो कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं, काफ़ी ज़रा उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज लगा रही हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि एफ्लाटॉक्सिन जो है ना उनकी अमाउंट जो है ना उनको कम से कम किया जा सके आपके उसके अंदर। तो बहरहाल कि इस पे अब एक अलहदा से हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि इंट्रिंसिक कोई ऐसा नहीं होता केमिकल, बल्कि जो आप कर रहे हैं, उसमें फीड कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं खाना पीना, उसके वाले से होता है। इसके अलावा होता है बाद दफ़ा ये जो पौधों के ऊपर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, उनकी वजह से भी है कि वो जब जानवर खाएगा तो
बाज पेस्टिसाइड का जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि वो बहुत ज़्यादा देर के बाद जो है ना वो कन्वर्ट होती है इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है ना, मतलब ये है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस तरह से भी है अगर वो आप दे रहे हैं जानवरों को। इसके अलावा आजकल जो हम जानवरों को रेज़ करते हैं उनको पोल्ट्री के अंदर मैं एक कॉल ले लूँ ज़रा। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था जी कि पेस्टिसाइड जो है ना वो जब हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स के ऊपर तो उसको फिर एज़ अ फॉडर यूज़ करते हैं जानवरों के लिए, तो फिर जानवर खाते हैं, जानवरों के अंदर वो मसला आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ना एंटीबायोटिक्स का। ये जितने भी आपके फार्म पे एनिमल्स हम करते हैं रेज़ गोश्त के लिए, है ना? चाहे वो आपके वो क्या कहते हैं ये बफलो हैं, काउज़ हैं या बर्ड्स हैं जैसे कि ये ब्रॉयलर वगैरह, मुर्गी वगैरह जो हम करते हैं। तो इनको बचाने के लिए बीमारियों से क्योंकि जब सेम एनिमल्स एक जगह पे ग्रुप में रहते हैं ना तो वहाँ पे बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उनको करने के लिए ना कंट्रोल उनको ना रेगुलर बेसिस में एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर किया जाता है ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपका फार्मर है, उसको इस चीज़ का डर होता है कि कहीं जानवर मर ना जाएँ और मेरा नुकसान ना हो जाए। तो वो बाज़ दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा डोज़ एंटीबायोटिक्स की यूज़ करता है एनिमल्स को बचाने के लिए। लेकिन मसला ये होता है फिर कि वो जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए तो वो उसके टिश्यूज़ के अंदर जो एंटीबायोटिक्स का असर आएगा। और जो इंसान उस गोश्त को कंज़्यूम करेगा, उसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा जो हैं आना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से आप जो है ना एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक मेडिसिन ले रहे थे, ठीक है? तो वो जब मेडिसिन आप ले रहे हैं, लगातार ले जा रहे हैं, उसकी ओवरडोज़ करी जा रहे हैं, तो बाद में वो असर करना छोड़ देती है, ठीक है ना? तो इसी तरह से एंटीबायोटिक्स जो है ना, वो भी आपकी ऐसी करती हैं काम कि जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं उनका, तो बॉडी के अंदर उनका इफ़ेक्ट जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो लोग ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं चिकन वगैरह ब्रॉयलर मीट यूज़ करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है जी कि वो इम्यून हो जाते हैं या वो रेज़िस्टेंट हो जाते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स और फिर होता क्या है जी कि वो अगर कोई बीमारी उन पे हमला करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। और इसके अलावा ना कुछ हम यूज़ करते हैं हार्मोन्स उनकी ग्रोथ को बहुत तेज़ करने के लिए, ठीक है? मतलब उसमें ये देखा होगा आपने बाज़ दफ़ा कि जो कुछ फ़ार्म पे जो आप डेवलप करते हैं, ये जो बैल हैं और इस तरह की गाय वगैरह, देखा होगा आपने वो जब कुर्बानी के दिन आएँगे ना, तो उस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ार्म हैं वो अपने वो डिस्प्ले करते हैं जानवर जो हैं, उसमें गाय भी होती हैं और इस तरह बफ़लो और सारा कुछ जो इस तरह से बर्ड्स वगैरह भी और ये जो गोट्स वगैरह जो हैं, जो कह रहे हैं तो वो देखा होगा आपने कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उनका साइज़ होता है। साइज़ उनका बहुत ज़्यादा होता है।
यानी कि बाद दफ़ा वो जैसे वो दिखाते हैं बैल वगैरह, तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा मोटे ताज़े होते हैं, तो फ़ील हो रहा होता है जैसे उनके अंदर हवा भरी हुई है। तो बेसिकली वो उनको ऐसे स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है कि जो स्टेरॉइड जो है ना उनकी ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देते हैं। उनमें गोश्त को बहुत, लेकिन उनमें प्रॉब्लम होता है कि जब आप उनका गोश्त खाएँगे तो गोश्त उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना? जैसे बहुत ज़्यादा ना जूसी सा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो आप जो ऐसे हार्मोन यूज़ कर रहे हैं कि जो आपकी ग्रोथ जो है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब उस तरह का जो गोश्त खाएँगे उनमें जो एक्सेसिव जो आपके हार्मोन्स हैं इस तरह के, वो फिर क्या करते हैं जी कि जब आप इंसान खाते हैं, इंसानों के अंदर जब आप आते हैं, तो इंसान के अंदर भी वही वाला इफ़ेक्ट आता है, ठीक है ना? और ये बहुत सारे जो स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि जो लोग इस तरह के जानवरों का गोश्त खाते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें कैंसर का इश्यू बहुत आता जा रहा है। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये कैंसर के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड ही इस पे करते हैं, आपके जो फार्म पे डेवलप होने वाले जो जानवर हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको डेवलप करते हैं और वहाँ पे इस तरह की जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है, यानी इनके जो स्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं वहाँ पे, इस तरह के लोगों के अंदर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जितना आप नेचर के करीब रहें, नेचुरल यूज़ करें चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आप जो है ना वो बेहतर जो है रह सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सट्रीम पे लेके जाएँगे, तो उसका नुकसान होगा। पहले-पहले देखा था आपने कि हमारी जो नेटिव जो देसी ब्रीड होती थी, उनका टेस्ट भी ज अच्छा होता था। यील्ड चाहे कम होती थी लेकिन टेस्ट होता था। आजकल यील्ड तो बढ़ चुकी है लेकिन टेस्ट जो है ना वो कम होता जा रहा है। ठीक है ना? तो वजह क्या है कि हमने इसके अंदर कुछ चेंजेज़ कर दी हैं और इस तरह से उसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेशन कर दी। तो ये जैसे मैंने आपको हार्मोन का बता रहा था, तो उसमें डीईएस कहते हैं, डाई इथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल, ठीक है? तो ये आपके हार्मोन हैं और इस तरह के बहुत से और भी यूज़ करते होंगे कि जो आपकी जो जो जानवर होता है उसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब बात करते हैं जी टॉक्सिसिटी फ्रॉम हनी, कि जो शहद है, हालाँकि शहद जो है उसमें शिफ़ा है। कुरान मजीद में भी आया है जी कि शहद जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए शिफ़ा होती है। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि शहद के अंदर भी कुछ ऐसे टॉक्सिन हो सकते हैं कि जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है? वजह क्या होती है कि हमारी जो मक्खियाँ होती हैं, जैसे जो वाइल्ड होती हैं, अक्सर देखा होगा आपने कि लोग पहाड़ों में, जंगलों में निकल के तो वो जनाब शहद को कलेक्ट करते हैं। तो उस तरह का जो शहद है वो ज़रा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो जो मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ जो होती हैं ना, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं। वो पॉइज़नस पौधों पे भी बैठ सकती हैं, उनके नेक्टर को भी ले सकती हैं, ठीक है ना? और ज़्यादा सूरतों में जो ये टॉक्सिन होते हैं, ये शहद की मक्खियों को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वो शहद में आ जाएँ और इंसान को कंज़्यूम कर ले तो इंसान का जो तबीयत जो है ना वो ख़राब हो सकती है। इंसान जो है ना उससे अफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन बहुत सी सूरतों में ये बाज़ दफ़ा मक्खियाँ जब वो पॉइज़नस प्लांट्स पे बैठती हैं तो वो खुद भी मर जाती हैं। लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर देखा गया है कि जो इस तरह का जो वाइल्ड हनी है, कि जो इनएक्सपीरियंस्ड लोग इस तरह के जो जंगलों से और इस तरह से पहाड़ों से वो लेते हैं, वो बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं जी कि ये बहुत अच्छा होता है, ये ऐसे है, इसकी मानने की बात है, होता होगा। लेकिन वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होती और वो जो मक्खियाँ हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स पे बैठती हैं। तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे, उसको कंज़्यूम करेंगे, तो उससे आपको अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेबी उसमें कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स हों, ऐसे केमिकल्स हों, ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स हों कि जो आपके अंदर जो है ना, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमेशा ये जो केमिकल होते हैं ना, ये आपके मेटाबॉलिज़्म से के साथ ना इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना? आपके जो मेटाबॉलिज़्म में जो कन्वर्जन हो रही है केमिकल्स की फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि किसी एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देंगे, किसी जो कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएँगे, ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या होगा अल्टीमेटली कि जो आपका जो प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा। मेटाबॉलिज़्म को वो सप्रेस कर देते हैं और उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली जो है ना पॉइज़नस किस्म की जो सूरत-ए-हाल है ना बॉडी में प्रोड्यूस होती है। हमेशा किसी भी तरह से आप देख लें, बॉडी में जो अनडिज़ायर्ड जो आती हैं सूरत-ए-हाल जिसमें टॉक्सिसिटी डेवलप होती है,
उसमें हमेशा यही होता है कि बॉडी जो है कोशिश हमेशा पहले करती है कि मेटाबॉलाइज कर सके। जैसे हमने पहले बात किया था ना कि जब भी कोई केमिकल एंटर होता है तो उसको बॉडी मेटाबॉलाइज करने की कोशिश करती है, ठीक है ना? और मेटाबॉलाइज करके उसको कहते नहीं है बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उस दौरान में हो सकता है कि कुछ केमिकल्स ना वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएँ, ठीक है ना? पहले वो टॉक्सिक नहीं थे और टॉक्सिक, तो उस वाले से वो फिर नुकसानदेह हो सकता है काम। तो इसलिए हमेशा जो है, जो हनी है उसके वाले से ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ना वो सर्टिफाइड जो कंपनीज़ हैं उनका वो लें, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो बीज हैं उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं, इसी वजह से उनकी प्राइस भी ज़रा ज़्यादा होती है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो मक्खियाँ होती हैं उनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर खास किस्म के पौधों के अंदर जो है ना वो रखा जाता है, और इस तरह से वो और बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि वो स्पेसिफिक कर देते हैं जी कि ये फ़लाँ जो मलबरी का शहद है, या ये मैंगो का है या फ़लाँ का है, क्योंकि वहाँ पे इर्द-गिर्द उसी तरह के प्लांट्स को लगाया जाता है, ठीक है ना? और वो जो शहद होता है वो और ज़रा महँगा होता है, क्योंकि उसमें उसकी जो मेहनत ज़्यादा शामिल होती है। उसको उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना? ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है ना? तो वाइल्ड जो है वो तो सस्ता होगा, क्योंकि वो कोई भी ऐसे आवारा किस्म की मक्खियाँ हैं, उन्होंने जनाब छत्ता लगा दिया और वो जहाँ-जहाँ से भी वो उनका दिल कर रहा है, ठीक है ना? तो वो जाके नेक्टर ले रही हैं और वापस आके छत्ते में शहद बना रही हैं। तो वाइल्ड जो है वो हमेशा सस्ता होगा, क्योंकि वो जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं दी गई उसको, उसमें ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जो कंपनीज़ हैं, उनका शायद महँगा इसलिए भी होता है कि वो मक्खियों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं, और उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहने का फ़ायदा होता है कि मक्खियाँ किसी भी पॉइज़नस प्लांट के अंदर नहीं जाती और वहाँ से वो कलेक्ट नहीं करती डेंजरस किस्म के एल्कलॉइड्स या इस तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आमतौर पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जी, जिसमें हनी बी फीडिंग ऑन पॉइजनस प्लांट्स प्रोड्यूस टॉक्सिक हनी। जैसे कि एक प्लांट है रोडोडेंड्रॉन पॉन्टिकम, इसको हम अजीलिया पॉन्टिका भी कहते हैं। इसमें ना कुछ एल्कलॉइड होते हैं। एल्कलॉइड जो होते हैं बेसिकली ये ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और ये फिर वही बात है कि आपके मेटाबॉलिज्म के साथ ना इंटरफेयर करते हैं। मेटाबॉलिज्म को साथ इंटरफेयर करते हैं। मेटाबॉलिज्म में मतलब आप एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देंगे, आपके कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएँगे, तो मेटाबॉलिज्म को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो अनडिज़ायर्ड केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में, और वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप करते हैं। इसके अलावा हनी फ्रॉम एंड्रोमेडा फ्लावर्स है, जिसमें ग्रेनोटॉक्सिन होता है, ठीक है ना? तो ये ग्रेनोटॉक्सिन जो है ना ये बेसिकली इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। इसको हम आमतौर पे न्यूरोटॉक्सिन लेते हैं, ये ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है ना? तो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो आपके नर्व इम्पल्स से आपकी ब्रेन की जो ट्रांसमिट हो रही है ना नर्व्स वो क्या कहते हैं इम्पल्स जो हो रही है, उसके साथ इंटरफेयर करता है, और जिसकी वजह से ना पैरालिसिस कर देता है। आपके जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना, उनको वो क्या कर देता है, वो पैरालाइज कर देगा। और इसके अलावा ये सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम करता है, कि आपके जो इनवॉलंटरी जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, कि जो आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस के साथ काम कर रहे हैं ना, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट का वो मूवमेंट है। इसके अलावा जो आपकी लंग्स की जो वो परफॉर्मेंस है, लंग्स जो काम कर रहे हैं, ये सारा इनवॉलंटरी एक्शन है। और ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, उन ब्रेन के पार्ट्स को डैमेज करते हैं, ठीक है ना? इसलिए इनको हम न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। न्यूरोटॉक्सिन हमेशा बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इनसे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा, ठीक है? जितने भी आपके जो स्नेक बाइट्स होती हैं, जहाँ जितने उनके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो कि अगर ट्रीट ना किया जाए टाइमली, तो वो आपकी बॉडी को बिल्कुल पैरालाइज़ कर देंगे, और अल्टीमेटली जो है ना आपकी जो सांस बंद होने की वजह से, या हार्ट की बंद होने की वजह से आपको आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना? तो स्पेसिफिक ग्रेनोटॉक्सिन्स वेरी विद प्लांट स्पीशीज, कंपाउंड्स आर डाइटरपीन्स। डाइटरपीन्स में ना आइसोप्रीन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना?
और इस तरह से मतलब ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ना, ये अल्टीमेटली आपकी ना किसी तरीके से जो आपके केमिकल्स आपकी बॉडी में है उनके साथ अटैच हो जाएंगे और उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि उनको मेटाबलाइज ना किया जा सके बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और वो जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अकामुलेट हो जाते हैं तो फिर ये सारी जो ना टॉक्सिसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो बी नेक्टर कलेक्शन फ्रॉम डिटूरा प्लांट्स, बेलाडोना फ्लावर्स एंड ओलियंडर कैन रिजल्ट इन टॉक्सिक हनी। देन नारकोटिक ओपियम, ये जिसे हम पोपी कहते हैं या जिससे ये अफीम बनती है, ठीक है ना। हनी रिपोर्टेड फ्रॉम एरियाज वेयर ओपियम पॉपी कल्टीवेशन वाइड स्प्रेड है, यानी कि अफगानिस्तान में और बाकी एरिया में ना यहाँ पे लोग खुद ये उगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनकी इंडस्ट्री है, ये इसको आगे एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी है जितनी भी ये नशावर चीज़ें हैं, ये चरस है, ठीक है ना, हशीश और सारा कुछ नशा है, ये सारा इसी से बनता है, पॉपी प्लांट से। और ये पाकिस्तान में तो खैर बैन है, जहाँ कहीं पे भी कोई काश्त करता है ना, तो एक तो वहाँ पे उसकी फसल को तलब करते हैं, दूसरा उसके अगेंस्ट ना एक एफआईआर दर्ज होती है कि ये इसने ना एक क्राइम किया है, ठीक है ना। लेकिन अफगानिस्तान आपको पता है कि नो मैन्स लैंड है, वहाँ पे कोई बंदा भी अपनी मर्जी से जो काम करता रहे, तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो ये डेवलप की जाती हैं, काश्त की जाती हैं पॉपी जो है, जो अफीम वगैरह वहाँ बनती है। तो वहाँ पे फिर ये है कि जब अमेरिकन गए थे तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ख़त्म किया था, क्योंकि जितना भी होता है ना ये एक्सपोर्ट होता है, ये नशा वगैरह, ये सारा अफगानिस्तान से ज़्यादातर होता है। और इसकी जो मेजर जो इंडस्ट्री है, ये कहते हैं कि जो मेजर इसकी जो वो जो इम्पोर्टर कह लें वो मेक्सिको है। मेक्सिको में बहुत ज़्यादा जो इस तरह से डॉन कल्चर बैठा हुआ है और इस तरह के सारे लोग जो ना अंडरवर्ल्ड के, वो सारे के सारे वो इस चीज़ को फिर पूरी दुनिया में उसको सेल आउट करते हैं। तो ये काफ़ी एक दर्द-सा रहा है और है भी अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, अमेरिका के लिए भी, कि ये जो अफ़गानिस्तान है और ये जो अंडरवर्ल्ड सॉरी क्या कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनके पास मतलब खाने-पीने को कुछ है नहीं, गरीब लोग हैं, तो वो फिर इस तरह के काम करके ना अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं। और फिर इसीलिए आमतौर पे देखा होगा आपने कि जो यूरोपियन कंट्री होते हैं ना, वो अपनी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे इन इलाकों में जहाँ पे जो गरीब है, गुर्बत है, वहाँ पे इस तरह के काम शुरू किए जाएँ, ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएँ कि जो ये लोग ना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ और ये किसी पे डिपेंड ना कर सकें, ठीक है ना? और ये इस तरह के काम जो ना करें। तो लेकिन आगे फिर भी ये चस्का पड़ा होता है लोगों को और फिर वो करते हैं। लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, तो इसी टॉपिक के साथ ही। तो इंशाल्लाह सर हाँ जी। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, सर वो कुछ खत्म है ना अभी। नहीं सर, क्वेश्चन यही है कि सर वो कुछ बच्चों का सर जो मिड्स रहता है सर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर काइंडली कर दें, उनका पेपर ले लें। वो तो मैंने कहा था, मैं देखूंगा कि इसमें एप्लीकेशन लिखी है आप कि क्या मसला था आपका, तो वो देख लेंगे, इनको कर लेंगे। लिस्ट बनाए, लिस्ट बना के दीजिए मुझे जरा, मैं उनसे पे चेक ठीक है करता सर, मैं लिस्ट लिस्ट बना के भेजता हूँ आपको। हूँ। हाँ जी ठीक है। ओके। अल्लाह।